आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 का चैप्टर 5। चैप्टर 5 का भाग 1 पढ़ लिए हैं। आज ये भाग 2 हम लोग पढ़ेंगे। भाग 1 में हम लोग पढ़े थे वैदिक काल क्या है, वैदिक काल की शुरुआत कब से कब तक हुई, और आर्य जो आए थे वो आर्य कहाँ से आए थे, मूल निवासी कहाँ के थे, ऋग वैदिक काल की शुरुआत कब हुई और ऋग वैदिक की आर्थिक स्थिति क्या थी, ये सब पूरा विस्तार से हम लोग पढ़ लिए हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसकी सामाजिक स्थिति के बारे में और उसकी सामाजिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। ये भाग 2 है। भाग 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल में। हम लोग पढ़ेंगे ऋग वैदिक काल को। आपको पता है वैदिक काल को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक उत्तर वैदिक काल, एक ऋग वैदिक काल। 2 पार्ट में बांटा गया, तो हम लोग अभी ऋग वैदिक काल पढ़ रहे हैं। ऋग वैदिक काल के सामाजिक स्थिति के बारे में पढ़ते हैं। समाज उस समय समाज कैसा था, समाज में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, किसको समाज में मुख्य रूप से किसको माना जाता था। देखिए समाज इनका मुख्य रूप से ये पशुपालक थे। क्या थे? पशुपालक होने के कारण और पशुओं को अधिकतर पुरुष ही पालते थे। पुरुष ही पालते थे। पुरुष ही क्या करते थे? पालते। इसीलिए इनका समाज था, ये समाज पितृसत्तात्मक था। पितृसत्तात्मक ये समाज कैसा था? इनका पितृसत्तात्मक। अब देखिए समाज पितृसत्तात्मक मतलब समझिए, जो परिवार का मुख्य सदस्य होगा पिता होगा और सत्ता की जिम्मेवारी किसको मिलेगी? पिता को, यानी कि पुरुष को मिलेगी। ऐसा बात नहीं था कि महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था, महिलाओं को भी बहुत सारा अधिकार था। उसको आगे पढ़ेंगे। देखिए उसके बाद कृषि का जो कार्य कौन करती थी? महिलाएं करती थी। कृषि की कार्य कौन करती थी? महिलाएं। कृषि कार्य महिलाएं करती थी। अब ऐसा बात नहीं है महिलाएं करती थी, देखिए ऐसा बात नहीं है कि कृषि के कार्य पुरुष नहीं, पुरुष भी करते थे लेकिन ज्यादा मात्रा में महिलाएं करती थी। और ये पशुपालक का काम अधिकतर मात्रा में कौन करते थे? पुरुष करते। उसके बाद जो गोत्र की शुरुआत है, गोत्र बताया जाता है कि कौन से गोत्र है, ये गोत्र है, गोत्र बताया जाता है ना, तो गोत्र की शुरुआत भी यहीं से मानी जाती है। गोत्र की शुरुआत, अब देखिए गोत्र का मतलब समझिए, एक पिता से यहाँ पर एक पिता है, इससे उत्पन्न जो संतानें होंगी, ये सब एक ही गोत्र के होंगे। फिर इनसे जो उत्पन्न संतानें होंगी एक ही गोत्र के, सब एक ही होंगे। आगे जितना भी बढ़ जाएगा सब किसके गोत्र? सब एक ही गोत्र के होंगे। तो गोत्र की शुरुआत भी कहाँ से मानी जाती है? यहीं से। उसके बाद आता है कुल। कुल का आप लोग नाम सुनते होंगे, कुल। तो देखिए कुल का क्या होता है, ये जो 3 से 7 पीढ़ी तक एक ही कुल के होते थे, एक ही कुल के लोग होते थे, अब देखिए समझिए ध्यान से। 3 से 7 पीढ़ी का मतलब क्या हुआ? एक पिता हुए, उसके मान लीजिए बच्चे हुए, उसके यहीं पर समझिए, एक पिता है, इसके एक बच्चे हैं, इसके 3 बच्चे हैं, फिर इसके भी बच्चे हुए। तो देखिए ये एक पीढ़ी हुआ, ये दूसरा पीढ़ी हुआ, और नीचे जो बच्चे होंगे ये तीसरे पीढ़ी होंगे, फिर उसके बच्चे होंगे चौथे, उसके बच्चे 5वां। तो ये 3 से 7 पीढ़ी के बीच में ये कुल होते थे। और कुल मिलाकर, ये कुल जो है ये सब मिलकर जन बनाते थे। क्या बनाते थे? जन बनाते थे। और इसका एक प्रमुख होता था, बनाते थे। और इसका एक क्या होता था? प्रमुख होता था। अब देखिए होता था, इसका एक प्रमुख होता था। और ये लोग जहां पर रहते थे उसको ग्राम बोलते हैं। जहां पर ये रहते थे उसको क्या बोलते हैं? रहते थे उसे ग्राम बोलते हैं। ग्राम बोलते थे। अब देखिए ग्राम बोलते थे, जहां पर ये लोग रहते थे उसको क्या बोलते थे? ग्राम बोलते थे। अब उसके बाद स्त्रियों को भी यज्ञ करने की अनुमति थी, यानी पुरुष के साथ यज्ञ कर सकती थी। यज्ञ करने की अनुमति थी। अब उसके बाद
स्त्रियों को भी क्या थी, समाज में यज्ञ करने की अनुमति थी। और उसके बाद बाल विवाह, बाल विवाह, सती प्रथा, सती प्रथा, पर्दा प्रथा प्रचलन में नहीं था। देखिए, बाल विवाह, सती प्रथा और पर्दा प्रथा उस समय प्रचलन में बिल्कुल नहीं था। ये है इनकी सामाजिक हित। उसके बाद थोड़ा सा और आगे देखते हैं, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, 10वें मंडल में वर्णों की चर्चा की गई है। वर्णों का मतलब, वर्णों की क्या की गई है, चर्चा की गई। वर्णों का मतलब जाति, कितना जाति में बांटा गया था, ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, शूद्र। अब देखिए, ये जो जाति बांटा गया था, ये काम के आधार पर बांटा गया था। मान लीजिए कोई जो कुछ भी जो काम करता है वो क्या होगा, उसका जाति का निर्धारण होगा। यानी कि सभी लोग अलग अलग जाति के हो सकते हैं, जो जैसा काम करेगा ना वैसा उसका जाति का निर्धारण हो जाएगा। तो ये 4 जातियों में बांटा गया था। और देखिए, शादियां भी होती थी तो उच्च वर्ण से निम्न वर्ण में होती थी, वो भी हो सकती थी। ये ऐसा बात नहीं था कि जिस जाति के है उसी जाति में शादी होंगे, नहीं। उच्च वर्ण से निम्न वर्ण में भी शादी होती थी और निम्न वर्ण से उच्च वर्ण में भी शादी क्या होता था। उसके बाद ये सूती तथा ऊनी वस्त्र पहनते थे, ऊनी वस्त्र पहनते थे। सूती तथा ऊनी वस्त्र क्या करते थे, पहनते थे। अब इसकी थोड़ा अब देखिए, ये सूती तथा ऊनी वस्त्र पहनते थे। अब इनके थोड़ा सा राजनीति की स्थिति देख लेते हैं कि इनकी सत्ता कैसे चलती थी, ये लोग राजा कैसे बनते थे, प्रमुख कैसे होते थे, ये सब देख लेते हैं। देखिए, राजनीति की स्थिति कैसी थी, राजनीति की स्थिति, ये लोग जन या कबीले के रूप में रहते थे। कैसे रहते थे, जन या कबीला, यानी कि समूह बना कर रहते थे। ये जन या कबीले के रूप में रहते थे, कबीले के रूप में रहते थे। अब देखिए, प्रत्येक कबीला का अपना राजा होता था, प्रत्येक कबीला का अपना क्या होता था, राजा होता था। अब देखिए, इसमें युद्ध भी होते थे, इन लोगों में युद्ध भी होते थे। आपको पता है, ये लोग गाय और घोड़े से परिचित थे, घोड़ा से युद्ध करने के लिए उपयुक्त था। देखिए, तो ये इनका राजा होता था और युद्ध भी करते थे। युद्ध क्यों करते थे ये लोग, आपस में युद्ध क्यों करते थे, पशुपालक से तो युद्ध क्यों करेंगे, चारागाह और कृषि के कार्य भी करते थे। तो कृषि मुख्य रूप से इनकी किस पर आधारित थे, बारिश के पानी पर और ये नदियों के पानी पर। तो ये इनका युद्ध होता था मुख्य रूप से चारागाह के लिए, चारागाह और नदियों के पानी के लिए, नदियों के पानी के लिए, नदियों के पानी के लिए इनका युद्ध होता था। और ये लोग राजा कैसे चुनते थे, प्रतिस्पर्धा के दौरान ये लोग अपना राजा का चुनाव कैसे करते थे, प्रतिस्पर्धा करके। जो अच्छा, जो सारे चीजों में अच्छा होगा, लड़ने में अच्छा होगा, ताकतवर होगा, उसको क्या चुनते थे ये लोग, राजा चुनते थे। हमें लगता है कि ये सब समझ में आ गया होगा कि आपको ये सामाजिक स्थिति, राजनीति की स्थिति बहुत अच्छा समझ में आ गया। ऋग्वैदिक काल के लोग का समाज कैसा था, ये लोग पशुपालक थे, पितृसत्तात्मक थे, ये लोग पशुपालन करते थे, पितृसत्तात्मक थे। और ये कृषि कौन करती थी, महिलाएं करती थी। गोत्र की शुरुआत यही से मानी जाती है। और 3 से 7 पीढ़ी तक लोग क्या होते थे, कुल माना जाता है, कुल बोला जाता है, कुल ना, वो 3 से 7 पीढ़ी तक कुल मिलाकर जन बनाते थे। कुल कई को कुल मिलाकर एक जन बनता था। और ये इसका प्रमुख होता था, जहां पर जन रहते थे, जहां पर ये लोग रहते थे, उसको क्या बोलते थे, ग्राम। स्त्रियों को यज्ञ करने की अनुमति थी, किसके, पुरुषों के साथ यज्ञ करने की अनुमति थी। बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा कुछ प्रचलन में नहीं था। 10वें मंडल में ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णों की चर्चा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये उच्च वर्ण से निम्न वर्ण में शादी होती थी और निम्न वर्ण से उच्च वर्ण में ये लोग सूती तथा ऊनी वस्त्र पहनते थे। उसके बाद राजनीति की स्थिति इनकी कैसी थी, ये कबीले के रूप में रहते थे, यानी समूह बना कर रहते थे। ये इसका अपना एक राजा होता था, युद्ध करते थे। क्यों युद्ध करते थे, चारागाह और नदियों के पानी के लिए। और राजा का चुनाव ये लोग कैसे करते थे, प्रतिस्पर्धा कराकर, कंपटीशन करके राजा का चुनाव करते। जो अच्छा, जो ताकतवर होगा, जो अच्छा से युद्ध लड़ सके, उसको क्या बनाते थे, राजा। हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा।